कल हमने एक सेशन किया था। उस सेशन में हमने दो चीजें डिस्कस की थी और उन दो चीजों में सबसे पहली चीज थी कि लिनक्स में अगर आपको डीएनएस करना हो तो आपके पास 3 पैकेजेस होते हैं डीएनएस करने के लिए। कौन कौन से कल मैंने यहाँ पे मेंशन किया था। उसमें से एक पैकेज है जो बिल्ट इन होते हैं लिनक्स के अंदर। उसमें से जो कॉमन है उनके नाम थे, एक का नाम था बाइंड जो लिनक्स का डीएनएस है। और मैंने उसके बारे में बताया था कि ये जब भी लिनक्स के डीएनएस की बात होती है तो 90% लोग जो है वो इसी की बात करते हैं। इसका नाम है बाइंड। इस बाइंड से आप लिनक्स के अंदर डीएनएस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट में आप डीएनएस बनाते हैं विंडोज की मशीन पे, इस तरह अगर आपको लिनक्स में डीएनएस बनाना होगा, उसमें रिकॉर्ड डालने होंगे, तो आप बाइंड यूज करते हैं। दूसरी बात मैंने आपसे की थी कि लिनक्स के अंदर एक डीएनएस बिल्ट इन होता है जिसका नाम था डीएनएस मस्करेड। और उसके बारे में मैंने कहा था कि जनाब ये डीएनएस मस्करेड है, ये आमतौर पे वर्चुअलाइजेशन के तकरीबन तमाम सॉल्यूशन के अंदर बैकएंड के ऊपर यही इस्तेमाल होता है। हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट के हाइपर-वी में भी बैकएंड पे यूज होता हो, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं मालूम चूंकि माइक्रोसॉफ्ट उसका नाम नहीं बताता। हाँ, सिट्रिक्स के ज़ैन में इस्तेमाल होता है, लिनक्स के केवीएम में इस्तेमाल होता है, और दूसरे न्यूट्रॉनिक्स और दूसरे वर्चुअलाइजेशन के सॉल्यूशन हैं जिसके बैकएंड के ऊपर ये इस्तेमाल होता है। ये सिर्फ डीएनएस नहीं है, मैंने कहा था ये डीएनएस प्लस डीएचसीपी है। फिर तीसरी बात मैंने और की थी जिसको अभी हमने कॉन्फ़िगर भी करना है, और मैंने एक सिनेरियो भी बनाया है यहाँ पे। उसका नाम था अनबाउंड। और इसके लिए मैंने कहा था ये कैशिंग नेम सर्वर है। ये अपने पास हम इसमें रिकॉर्ड नहीं बनाते, ए रिकॉर्ड टाइप नहीं करते, इसमें एमएक्स रिकॉर्ड बनाते नहीं है, बल्कि ये कैशिंग करता है। रिक्वेस्ट जिसके पास आती है ये आगे से रिजॉल्व करके दे देता है। तो हमने अभी यहाँ पे अनबाउंड का एक सिनेरियो जो है वो डिस्कस भी करना है, प्रैक्टिकली करके भी देखना है कि किस तरह कैशिंग नेम सर्वर काम कर रहा होता है। उसको मजीद जो है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डायग्राम मैंने बनाई है, वो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास लिनक्स की एक फायरवॉल नहीं है, बल्कि मैंने इसको कहा गेटवे। ये वर्ड इसके लिए जरा ज्यादा अच्छा लगेगा, गेटवे। मेरे पास एक मशीन है लिनक्स की जिसमें 2 नेटवर्क कार्ड लगे हुए हैं, 2 नेटवर्क कार्ड। मैं एक नेटवर्क कार्ड के ऊपर इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग इनेबल करूंगा। उसको हम कहते हैं लिनक्स की इस जबान में मस्करेडिंग, नेटिंग जिसको आप बोलते हैं, नेटिंग। मैं उस गेटवे के ऊपर 2 नेटवर्क कार्ड हैं। एक नेटवर्क कार्ड लोकल एरिया नेटवर्क के एनवायरनमेंट से, इंटरनल नेटवर्क से कनेक्टेड होगा, और दूसरा वो होगा जिससे इस मशीन के पास इंटरनेट आ रहा है। मैं उसके ऊपर मस्करेडिंग इनेबल करूंगा। जब मस्करेडिंग इनेबल करूंगा तो इसका मतलब है मैंने उसके ऊपर क्या कर दिया, इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग इनेबल कर दी। उससे होगा ये कि मेरे ये यूजर जो लैन से कनेक्टेड हैं, इनका गेटवे मैं ये डिफाइन कर दूंगा। तो अगर मैं यहां से गूगल को 8.8.8 को पिंग करूंगा तो ये यहां से यहां पे आएगा, चूंकि इसका गेटवे ये है और चूंकि इसके पास इंटरनेट चल रहा है और इसने इंटरनेट शेयर किया हुआ होगा, तो ये गूगल को पिंग करना शुरू कर देगा। लेकिन ये गूगल को पिंग तो कर रहा होगा, जब मैं लिखूंगा www.hotmail.com, yahoo.com, gmail.com, तो ये जाएगा नहीं। गूगल को पिंग कर रहा होगा लेकिन जाएगा नहीं, हॉटमेल याहू पे कोई वेबसाइट नहीं खोलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसी मशीन के ऊपर एक कैशिंग डीएनएस सर्वर डालूंगा, क्योंकि आपको पता है इंटरनेट को चलने के लिए डीएनएस और गेटवे दोनों चीजें चाहिए होती है ना। अगर डीएनएस नहीं डालोगे तो इंटरनेट नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, डीएनएस भी इसकी यही मशीन का एड्रेस, इसी का आईपी डालूंगा कि तुम्हें डीएनएस रिजॉल्व करना हो तो भी यहाँ जाना, तुम्हें गेटवे पे जाना हो तो भी यहीं जाना। डीएनएस कौन रिजॉल्व करेगा, यहाँ पे एक कैशिंग डीएनएस सर्वर मौजूद होगा जिसके पास रिक्वेस्ट आएगी। ये रिक्वेस्ट आगे इंटरनेट से किसी भी अपने सर्वर से जिसका हम बताएंगे, उस सर्वर से रिक्वेस्ट को रिजॉल्व करके देगा। जब इसने रिक्वेस्ट रिजॉल्व करके दे दी, जब इसको आईपी पता चल गया कि फेसबुक का आईपी क्या है, तो फिर ये अपने गेटवे से रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे फेसबुक पे पहुंचा दो। तो मस्करेडिंग हम इस पे इनेबल करेंगे और ये हमारी मशीन गेटवे का काम करेगी कि जो इन क्लाइंट्स को जिनके पास इंटरनेट नहीं है, जो कि लोकल नेटवर्क के ऊपर हैं, इनको जो है वो इंटरनेट मिल जाएगा।
ये माइक्रोसॉफ्ट में एक ऑप्शन होता है कि अगर आपके पास 2 नेटवर्क कार्ड हो, मैं आपको दिखा भी दूंगा, आप राइट माउस क्लिक करते हैं, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट में आप एक चेक लगाते हैं इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग, तो इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग पे चेक लगाने से वो यही मस्करेडिंग करना शुरू कर देता है। तो ये हमें अनबाउंड कॉन्फ़िगर करना है, वो हमारी लैब में भी है, हम इसको इस सिनेरियो पे डिस्कस करेंगे। आपकी फायरवॉल में एक टॉपिक था मस्करेडिंग इनेबल करने का, वो हमने डिस्कस नहीं किया था, हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि अगर मस्करेडिंग इनेबल हो जाए कैसे होती है, और अगर हो जाए तो उससे हमें क्या जो है वो बेनिफिट मिल सकता है। ये मेरी मशीन एज अ गेटवे यूज हो रही होगी, यहाँ ये डिस्कस करने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं एक एडिशनल पॉइंट आपको बता रहा हूं। अगर मैं यहां पे स्क्विड भी इंस्टॉल कर दूं, इसी के ऊपर में, तो फिर एक और काम हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, मैं इसके ब्राउजर में या इसके कमांड लाइन पे प्रॉक्सी डाल दूंगा, प्रॉक्सी का एड्रेस, ब्राउजर में प्रॉक्सी सेट कर दी मैंने, तो उससे क्या हो जाएगा, जब ये yahoo.com, google.com, ये .com, वो .com लिखेगा, तो वो रिक्वेस्ट जो है वो, ये तो अगर ये नहीं होगा तो वो रिक्वेस्ट तो एंटरटेन हो जाएगी, लेकिन अगर ये लगा हुआ होगा तो मैंने इसमें रूल बना रखा होगा कि भाई कि फेसबुक पे जाने देना या नहीं देना, यूट्यूब पे जाने देना या नहीं देना, कहाँ पे जाने देना है, कौन सी ब्लॉक करनी है, वो सारे मैंने यहाँ पे रूल बना रखे होंगे। उस रूल के हिसाब से फिर उसको इंटरनेट मिला करेगा। अगर सिर्फ मैं इसमें ये एडिशन कर दूं तो ये मेरा वो गेटवे होगा लिनक्स का कि जो इंटरनेट कनेक्शन तो शेयर कर रहा है, उसमें डीएनएस की सिक्योरिटी भी लगी हुई है, लेकिन मैंने उसके अंदर एक और चीज का इजाफा कर दिया, तो उससे क्या होगा भाई, वो फिर उसमें वो ये काम भी शुरू कर देगा कि किसको कहां जाने देना है, किसको कितनी बैंडविड्थ देनी है, किसको कौन सी साइट पे जाने देना है, किसको कौन सी साइट पे नहीं जाने देना, वो फिर ये काम भी करना शुरू कर देगा। लेकिन बहरहाल अभी हमारा ये अभी हमारा वो नहीं है, टारगेट नहीं है, तो अभी हमने इसको यहीं तक रखा। ये मेरे पास एक लिनक्स की मशीन है, मैंने ये सिनेरियो आपको बताना है। कल मैंने 2 चीजें बताई थी, एक ये बताया था कि ये इसका 3 टॉपिक्स हैं, और दूसरा मैंने रिसोर्स रिकॉर्ड के बारे में बताया था कि रिसोर्स रिकॉर्ड कौन कौन से होते हैं। इसमें एक रिसोर्स रिकॉर्ड है जिसके मैंने शायद डिस्कस नहीं किया था, शायद नहीं बल्कि कंफर्म मुझे, हमने इसमें ए रिकॉर्ड की बात की थी, वो नीचे लिखा हुआ है उसका पर्पस। 4A रिकॉर्ड, ये आईपी वर्जन 6 का, जिस तरह ए रिकॉर्ड आईपी वर्जन 4 का होता है, इस तरह आईपी वर्जन 6 का ये 4A रिकॉर्ड होता है। 4A रिकॉर्ड आईपी वर्जन 6 का, अगर आप किसी मशीन का नाम बताएंगे और उसका आईपी वर्जन 6 का एड्रेस आप लेना चाहेंगे, तो उस रिकॉर्ड को हम 4A रिकॉर्ड कहते हैं। मैं भी आपको लेके भी दिखाता हूँ। सीनेम रिकॉर्ड हमने कहा था एलियस होता है, जैसे गूगल की जो साइट है उसका नाम www.google.com है, लेकिन वो और डिफरेंट जो है एलियसेस से भी आ जाती है। MX रिकॉर्ड मेल एक्सचेंजर का होता है, NS रिकॉर्ड नेम सर्वर का होता है, PTR रिवर्स रिकॉर्ड होता है कि हम किसी का नाम जो है वो हमारे पास आया, हमने उस नाम के अगेंस्ट देखा कि आईपी क्या है, आईपी पता चल गई, फिर हमने आईपी से रिवर्स किया कि यार आईपी से क्या वापस वही नाम आ रहा है, तो वो PTR रिकॉर्ड होता है। स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी वो सर्वर होता है, नेम सर्वर के अंदर वो सर्वर, अगर मल्टीपल नेम सर्वर हैं तो उसमें वो सर्वर कि जिसके ऊपर हम जिसका कंसोल लेके हम उसमें रिकॉर्ड ऐड करते हैं, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी। SRV रिकॉर्ड हमने कहा था लीन सर्विसेज को अगर हम क्यूरी करना चाहें कि किसी डोमेन की डाटा एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस कहां चल रही है, तो उसे SRV रिकॉर्ड कहते हैं। एक रिकॉर्ड था TXT, उसका नाम था, वो TXT रिकॉर्ड एक रिकॉर्ड नहीं है, TXT रिकॉर्ड के अंदर, हाँ TXT रिकॉर्ड के अंदर 10-12 रिकॉर्ड्स आते हैं। हमें तो नॉर्मली नहीं पता, लेकिन हमने जो डिस्कशन किया था वो 3 का किया था जो कॉमन है। एक का नाम था SPF, एक का नाम था DKIM और एक का नाम था DMARC। ये हमने 3 रिकॉर्ड्स की बात की थी। तो ये हमने रिसोर्स रिकॉर्ड की बात जो है वो हमने अपना कल के सेशन में की थी, और पैकेजेस की बात हमने कल के सेशन में की थी। आज हमें कुछ थोड़ा सा थ्योरेटिकल 2-3 चीजें बतानी है मैंने आपको, वो बता के फिर मैं अपने इस वाले सिनेरियो पे जाऊंगा, जिसमें मैंने एक चीज आपको फायरवॉल की बतानी है जिससे इंटरनेट कनेक्शन शेयर होगा, और दूसरा मैंने लिनक्स का जो DNS है
अनबाउंड, उसको मैंने कॉन्फ़िगर करके आपको अपने लोकल क्लाइंट्स के ऊपर इंटरनेट चला के दिखाना है जी। कोई भी बात कल वाले सेशन से रिलेटेड भी कोई बात पूछने वाली है तो आप पूछ लें। और वालेकुम अस्सलाम, कल के सेशन से रिलेटेड कोई बात पूछने वाली है तो आप पूछ लें। और यहाँ पर आप एक चीज देख लें, कल ये बातें मैंने बताई थी, क्या ये ऐसे ही है? आप पढ़ सकते हैं। स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी मैंने बताने की कोशिश की थी कि स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी क्या होती है। आप एक नजर इसको पढ़ लें, अगर आपको ये बात समझ में आ जाए तो ठीक है, अगर नहीं आएगी तो हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ए रिकॉर्ड क्या है, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी क्या है? हो सकता है किसी को ये ना पता हो जोन क्या है, तो मैं भी जोन की बात कर लूंगा। एनएस रिकॉर्ड क्या है, एसआरवी रिकॉर्ड क्या है, सीनेम क्या है, पीटीआर क्या है, टीएक्सटी रिकॉर्ड क्या है। टीएक्सटी रिकॉर्ड के अंदर उसने कहा है कि भाई ये 3 तरह के रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, टीएक्सटी रिकॉर्ड के अंदर 3 तरह के रिकॉर्ड नहीं होते, और भी रिकॉर्ड्स होते हैं जो टीएक्सटी रिकॉर्ड के अंदर हम यूज कर रहे होते हैं। मैंने एक बात और बताई थी आपको कि 13 रूट डीएनएस सर्वर्स हैं। डीएनएस का कॉन्सेप्ट बताते हुए कहा था कि 13 रूट डीएनएस सर्वर्स हैं। कोई पूछे वो 13 सर्वर कौन से हैं, तो आपके पास उसका जवाब कहां से आएगा? शायद ये मैंने कल यहां पर ओपन भी किया था कि अगर आप ये देखना चाहें कि 13 रूट डीएनएस सर्वर कौन से हैं, तो आप कहां जाएंगे? internic.net/domain/namd.root। ये 13 नेम सर्वर हैं, 13 रूट, इनको कहते हैं डॉट सर्वर। ये डॉट सर्वर भी कहलाते हैं, डॉट सर्वर। उनके आईपीस क्या हैं? उनका आईपी वर्जन 4 का आईपी क्या है? ये नेम सर्वर है arootservers.net, ये उसका आईपी वर्जन 4 का आईपी है, और ये उसका आईपी वर्जन 6 का आईपी है। ये सर्वर का एनएस रिकॉर्ड भी है, ए रिकॉर्ड भी है, और 4A रिकॉर्ड भी है। आईपी वर्जन 6 का एड्रेस, 4 का एड्रेस, और ये उसका नाम। उसके नाम के अगेंस्ट में आपको आईपी वर्जन 4 और वर्जन 6 दोनों मिल रहे हैं। सेम कब अपडेट हुआ ये लास्ट? कब अपडेट हुआ है? 5 दिसंबर 2019 को ये लास्ट अपडेट हुआ है। कोई चेंजिंग हुई होगी इसमें कोई, और ये इसी तरह BC-DG इस तरह चल रहे हैं, और आप लास्ट ही जाएगा M तक। M का मतलब है 13। अगर आप A to M काउंट करेंगे तो 13 कैरेक्टर, 13 जो है वो अल्फाबेट्स बनते हैं। तो 13 जो है वो 13 रूट डीएनएस सर्वर्स हैं जो टॉप, जो कहलाते हैं क्या? ये कहलाते हैं टॉप रूट सर्वर भी कहते हैं इनको, इसको टॉप लेवल डोमेन भी कहते हैं, बल्कि हाँ इसको कहते हैं, लेकिन वो रूट सर्वर कहलाते हैं। टॉप लेवल रूट हिट सर्वर, इसको रूट हिट सर्वर, चलो इसकी बात मान लेते हैं। इसको कहते हैं रूट हिट्स, इसको कहते हैं रूट सर्वर। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रूट सर्वर। ये रूट सर्वर्स हैं, 13 रूट डीएनएस सर्वर्स हैं ये बात क्लियर है? अब चूंकि इसने कहा है कि रूट हिंट कहते हैं, तो मैं बता देता हूं। जब मैं अपने सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट का डीएनएस इंस्टॉल करूं, जब मैं अपने सर्वर में लिनक्स का डीएनएस इंस्टॉल करूं, तो इन डीएनएस के अंदर एक फाइल रखी होती है, उसका नाम होता है यहाँ पे namd.root, उसका नाम होता है namd.root। इस फाइल को हम कहते हैं रूट हिंट। इस फाइल को हम कहते हैं क्योंकि इस फाइल में वो यही फाइल है। देखो namd.root, ये हर लिनक्स की मशीन के अंदर जब लिनक्स का डीएनएस इंस्टॉल करेंगे तो उसके अंदर रखी हुई होती है। ये है रूट हिंट। रूट सर्वर 13 रूट सर्वर ये हैं जो जिनके नाम लिखे हुए हैं। अब जो हमें यहां तक पहुंचा रहा है, हमें हिंट दे रहा है, वो फाइल, उसको हम कहते हैं रूट हिंट। सही कह रहा हूं भाई? सही है। माइक्रोसॉफ्ट में डीएनएस इंस्टॉल करें तो उसमें भी एक जाके अगर आप देखें तो एक जगह पे लिखा होता है रूट हिंट। उसके फाइल को नोटपैड में खोलें तो उसके अंदर यही वाली फाइल लिखी हुई होगी, कोई चेंज नहीं होगा। आप यहां देख लें,
गूगल करके वो named.root पे देख लें और विंडोज के अंदर देख लें, आपको यही 13 सर्वर मिलेंगे वहां पे। वो रूट हिंट का जो है ना वो एक फाइल होती है, उसको नोटपैड में खोल लें तो आपको पता चल जाएगा। लिनक्स पे मैं अभी दिखा दूंगा आपको। तो सबसे पहली बात, ये 13 रूट डीएनएस सर्वर हैं। आप इन 13 डीएनएस सर्वर को कैसे देखेंगे, उसका मैंने लिखा हुआ है internic.net domain/namd.root, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसके बाद की जो लेयर होती है उसमें क्या होता है, इसके बाद वाली जो लेयर है उसमें क्या है, उसके अंदर जो सर्वर्स होते हैं उनको हम कहते हैं .com, उसके अंदर जो सर्वर होते हैं वो .net, .org और इस तरह से बहुत सारे डॉट होते हैं, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 ऐसे ही होते होंगे। इनको हम दो तरह के नाम लेते हैं इनके लिए, कुछ लोग बोलते हैं जेनेरिक और कुछ लोग बोलते हैं ग्लोबल। ये कहलाते हैं GTLD, ग्लोबल टॉप लेवल डोमेन, GTLD या जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन, जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन। अगर कोई आपसे GTLD की बात करे तो इसका मतलब है वो आपसे जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन की बात कर रहा है। और उसी के साथ साथ उन्होंने जो है वो उसी के साथ साथ उन्होंने क्या कहा है, CCTLD, ये कहलाता है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। आप ऐसा देखेंगे .pk, आप देखेंगे .ae, आप देखेंगे .ca, ये कंट्री टॉप लेवल डोमेन है, .pk, CCTLD। और अभी CCTLD की एक नई CCTLD का एक जो है वो सिस्टम आया है, और इस CCTLD के अंदर क्या है, अब इसमें नाम ऐसे आ रहे हैं .पाकिस्तान, जिस कंट्री की जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के अंदर ये आएगा। है ये CCTLD, है ये CCTLD, ये CCTLD जो है वो .pk है। और CCTLD जो है वो अब उन्होंने एक और CCTLD की जो है ना वो एक चेन निकाली है, जिसे आप कह लें, या और कोई वर्ड अगर उसके लिए बेहतर है, तो उसके अंदर क्या होगा, हर कंट्री की जो अपनी लैंग्वेज है वो उस लैंग्वेज के अंदर आप डोमेन जो है वो अपना रजिस्टर करा सकते हैं। वो आपको ऐसे और ऐसे नजर आ जाएगा। वैसे ये उन्होंने इसको फोकस किया है, ऐसा शायद आपको नजर ना आए, लेकिन अभी उन्होंने उसको फोकस किया है। यहां पर एक पॉइंट है सिर्फ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, वो क्या है, पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है कि हो सकता है और भी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा वाहिद कंट्री है कि जिसका CCTLD उसकी गवर्नमेंट ओन नहीं करती, उसकी गवर्नमेंट ओन नहीं करती। अभी केस चल रहा है उसके ऊपर। वो पाकिस्तानी एक जो है वो पाकिस्तानी एक जो है वो बंदा है जो अमेरिका में रहता है, .pk का डोमेन जो है वो चलाता है। लाहौर में होता था वो, ठीक है, अब वो USA में होता है, और गवर्नमेंट उसके साथ जो है ना वो कर रही है कि ये सब हमें दे दो, और वो कह रहा है मैं क्यों दे दूं। तो अब उसके बाद उन्होंने ये प्लान किया कि हम एक गवर्नमेंट इदारा उसके साथ इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो अब उन्होंने कहा कि भाई हम जो है ना वो दूसरा वाला लेके उसको तो लॉन्च करते हैं, ताकि लोग जो है वो .पाकिस्तान वाला तो जो है वो लेके काम कर सके। तो वो गवर्नमेंट के पास नहीं है। वैसे गवर्नमेंट तमाम जो है ना गवर्नमेंट के अपने पास होता है, जो कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन होता है वो गवर्नमेंट ऑथराइज होती है, वो लोगों को जो है ना डोमेन में से देती है। बहरहाल तो आपको सिर्फ इतनी सी बात बतानी है कि GTLD क्या है, रूट सर्वर डॉट है, GTLD ग्लोबल या जेनेरिक, कहीं ग्लोबल लिखा होता है कहीं जेनेरिक लिखा होता है, टॉप लेवल डोमेन। फिर CCTLD कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, इसकी जगह पे आपको ये भी मिलेंगे, ऐसा भी मिलेगा .com.pk, ऐसा भी मिलेगा onwire.pk, ठीक है, तो आपको मिल सकते हैं। तो वो कहलाते हैं CCTLD कंट्री कोड, उसमें कंट्री का कोड आता है, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन।
फिर उसके बाद एक और चीज है जिसको हम कहते हैं, अगर मैं नेट को, अगर मैं ORG को यहां से निकाल लूं तो इसके बाद एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं सब डोमेन। सॉरी, उसके बाद एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं डोमेन। डोमेन क्या है? डोमेन ये है adhi.org। ये adhi.org ये डोमेन है। डोमेन क्या है इसमें? आप लिखें या नहीं लिखें, हर फुली क्वालिफाइड नेम के आखिर में डॉट आता है। आप लिखें या नहीं लिखें, हर फुली क्वालिफाइड नेम के आखिर में डॉट आता है। ये डॉट है, ये टॉप लेवल, ये रूट डोमेन का डॉट है, डॉट सर्वर। फिर उसके बाद ये आ गया जेनरिक TLD, ये आ गया आपका डोमेन, ये डोमेन है। और कुछ जगहों पे सब डोमेन भी होते हैं। सब डोमेन कैसे होते हैं, मैं उसकी एक एग्जांपल दे रहा हूं यहां पे। जैसे मैंने लिखा है khi.pia.gov.pk। अब ये pk क्या चीज है? ये है ccTLD। ये क्या है? ये है जेनरिक TLD। ये क्या है? ये है डोमेन। और ये क्या है? ये है सब डोमेन। और ये क्या है? ये क्या है? ये मशीन है, ये सर्वर है। अगर कहीं फुली क्वालिफाइड नेम ऐसा है FQDN, अगर कहीं पे FQDN ऐसा है तो FQDN के अंदर हम ये कह रहे हैं कि ये ccTLD है, ये gTLD है, ये डोमेन है, ये सब डोमेन है, और उसके बाद जनाब ये कोई सर्वर का नाम है। ये वाला पोर्शन जो है, सिंगल नेम जो है, ये वाला पोर्शन हमेशा किसी होस्ट का नाम होता है फुली क्वालिफाइड डोमेन के अंदर। तो डोमेन क्या चीज है वो आपको वैसे भी मालूम है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सब डोमेन भी आप जानते हैं क्या चीज है। मुझे जो इंपॉर्टेंट चीज आपको इसमें बतानी है वो है जोन। जोन क्या चीज है? जोन उस फाइल का नाम है, बाद में ले लेना यार, बता देना। जोन उस फाइल का नाम है जिस फाइल के अंदर रिसोर्स रिकॉर्ड्स होते हैं। ये जो रिसोर्स रिकॉर्ड हैं, ये जिस फाइल के अंदर लिखे जाते हैं, जिस फाइल के अंदर डाले जाते हैं, उस फाइल का नाम होता है, उसे हम कहते हैं जोन। वो जोन की फाइल कहलाती है। डोमेन क्या चीज है? सब डोमेन क्या चीज है? चाहे कोई डोमेन का रिकॉर्ड हो या सब डोमेन का रिकॉर्ड हो, अगर उस रिकॉर्ड के अंदर आप कोई वो रिकॉर्ड अगर आपने कहीं पे डालने हैं तो वो आप जोन के अंदर डालते हैं। यानी कि अगर मैं आपको ये कहूं कि जितने भी हमने यहां देखे थे, A रिकॉर्ड, MX रिकॉर्ड, ये सारे रिकॉर्ड जिस फाइल के अंदर लिखे जाते हैं वो जोन फाइल कहलाती है। अब एक चीज है यहां पर जिसको भी मैंने डिस्कस करना है, क्यूरीज के रिस्पॉन्स और रिजॉल्वर फाइल। क्यूरी के रिस्पॉन्स और रिजॉल्वर फाइल। तो क्यूरी के रिस्पॉन्स और रिजॉल्वर फाइल के लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। सही कह रहा था, मैं मिटा देता हूं। बल्कि यहां देखें, दिखा के फिर मैं आपको समझा देता हूं। मैंने एक क्यूरी की है किससे? CMD NSLOOKUP www.nds.com.pk nds.com.pk ये मैंने क्यूरी की है। तो क्यूरी का जवाब क्या आया है भाई? NDS गलत है, SC गलत है। तो उसने मुझे यह आंसर दे दिया। मैं अभी क्लास में हूं, मेरी खाला का फोन आया, कह रही है बेटा अम्मी कहाँ हैं?
संडे का दिन ना खाला समझी घर पे होगा, लेकिन अब तो खैर सारे खानदान को पता चल गया मैं घर पे नहीं होता। खाला का फोन है, पूछी अम्मी कहाँ है, तो मैं जवाब क्या दूंगा? मेरा जवाब क्या होना चाहिए? नहीं, मैंने जो जवाब दिया ना वो जवाब ये दिया, मैंने कहा खाला जब मैं घर से निकला था ना तो अम्मी किचन में थी। मैं जवाब दे रहा हूं, अब पता नहीं कहां है, ये मैंने खाला को जवाब दिया। जब मैंने NS लुकअप किया तो इसने मुझे वही जवाब दिया, www.nds.com.pk का जवाब उसने मुझे क्या दिया? नन अथॉरिटेटिव आंसर। ये आंसर अथॉरिटेटिव नहीं है, ये नन अथॉरिटेटिव आंसर है। मतलब हो सकता है कि जो मेरे पास नॉलेज है उसके मुताबिक तो ये है, हो सकता है कि ये बैकएंड पे चेंज हो चुका हो। मैं यहाँ पे ये आंसर देखूं और फटाफट जाके अपना ए रिकॉर्ड चेंज कर दूं NDS का अपने डोमेन पे, अपने DNS पे, और फिर देखूंगा तो फिर भी वो मुझे यही मैसेज दे रहा होगा। क्या कह रहा होगा? नन अथॉरिटेटिव आंसर। क्यों दे रहा है ये नन अथॉरिटेटिव आंसर? उसका रीजन क्या है? इसका मतलब यही है कि भाई जो मुझे मालूम है वो ये है, तो अथॉरिटेटिव आंसर कौन देगा? ये कौन बताएगा? अथॉरिटेटिव आंसर कौन देगा भाई? हाँ, इन्होंने कहा अथॉरिटेटिव आंसर कौन दे सकता है, तो उसकी एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे, अब मैंने एग्जाम्पल दी, यहाँ पे मैंने लिखा NS लुकअप इंटर सेट टाइप इज इक्वल टू NS, नेम सर्वर बताओ, nds.com.pk का नेम सर्वर बताओ। उसने कहा ये है नेम सर्वर। तो फिर मैंने क्या कहा? मैंने कहा सर्वर ns1.dreamhost.com, ये सर्वर है मेरा। इस सर्वर से जाके क्यूरी करना। क्या क्यूरी करना? सेट टाइप इज इक्वल टू ए रिकॉर्ड बताओ, किसका? nds.com.pk का। इसमें तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि नन अथॉरिटेटिव है, इसमें कहीं लिखा हुआ है? इसमें कहीं लिखा हुआ है नन अथॉरिटेटिव है? क्यों नहीं लिखा हुआ? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है? यही तो मैंने पूछा है, पहले भी तो यही पूछा था, अभी दोबारा पूछता हूं आपके सामने। ये देखें, यहां पे देख लें क्या क्या लिखा हुआ है। NS लुकअप किया, नेम सर्वर मालूम किया। नेम सर्वर किसका मालूम किया? nds.com के नेम सर्वर कौन से हैं? तो उसने बताया देखो ये नन अथॉरिटेटिव आंसर है, कंफर्म नहीं है कि यही है। अभी हो सकता है 5 मिनट पहले चेंज कर दिए हो सकता है 5 मिनट पहले चेंज हो गए हो। लेकिन जब मैंने बिल्कुल जाके उससे पूछा कि मुझे nds.com का ये रिकॉर्ड बताओ, तो उसने यहाँ पे कहीं दिया है मुझे कि नन अथॉरिटेटिव आंसर? इसमें क्यों दे रहा है? इसमें इसलिए दे रहा है कि जब अथॉरिटेटिव आंसर कौन सा होता है? जब आप जाके, भाई मेरे दादा फौज में थे, मैंने अम्मी से पूछा अम्मी दादा कहाँ पे थे? अम्मी ने कहा फौज में। मैं भी चुप हो गया, मैंने कहा अच्छा भी होंगे। अब जब दादा से मेरी मुलाकात हुई, मैंने पूछा दादा आप कहाँ जॉब करते थे? दादा ने बताया मैं कहाँ पे था। तो बिल्कुल मुझे अम्मी का जो आंसर था वो तो नन, बेटा शायद फौज में थे। तो जो दादा ने बताया ना कि मैं कहाँ पे था, सही तो वही बताएंगे जिनके पास जो थे, जिनके पास है। तो मुझे इस रिकॉर्ड के बारे में मैं किसी से भी पूछूंगा। ये देख लें आप एक दफा, फिर मैंने दोबारा CMD खोला एक दूसरा, और CMD खोल के NS लुकअप कर रहा हूं। NS लुकअप कर रहा हूं और क्या पूछ रहा हूं? nds.com.pk का मुझे IP बताओ। वो मुझे IP बताता है और कहता है नन अथॉरिटेटिव आंसर है ये। लेकिन जब मैं किससे पूछ रहा हूं, यहां देख लें एक दफा, किससे पूछ रहा हूं? जो NDS का अपना नेम सर्वर है। जब मैं जाके उससे पूछ रहा हूं तो वो सर्वर मुझे क्या बता रहा है? वो मुझे ये बता रहा है। उसका रीजन क्या है?
एक है अथॉरिटेटिव आंसर, एक है नॉन अथॉरिटेटिव। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये जो सर्वर है इसके पास जोन की फाइल बनी हुई है। इस सर्वर के पास इन तीनों सर्वर्स के पास जोन की फाइल बनी हुई है और उस फाइल के अंदर रिकॉर्ड मैंने खुद डाला है, इसलिए वो मुझे नॉन अथॉरिटेटिव नहीं दे रहा, बिल्कुल प्रॉपर रिजल्ट दे रहा है। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे सर्वर से बात करूंगा जो कि मैं फेसबुक की आईपी अपने लोकल डीएनएस सर्वर से मांगूंगा तो वो मुझे नॉन अथॉरिटेटिव देगी। लेकिन मैं फेसबुक की आईपी के लिए अगर फेसबुक के नेम सर्वर पे जाऊंगा और वहां से पूछूंगा तो वहां जो जवाब मिलेगा वो क्या मिलेगा? ये देख लें, मैंने कहा सेट टाइप इज इक्वल टू ए। ये भी तो मेरा ही है ना, सेट टाइप इज इक्वल टू ए। और किसका मालूम कर रहा हूं? onwire.pk का। आंसर क्या कह रहा है भाई? क्या कह रहा है? मैंने अपने नेम सर्वर से पूछा, जो मेरा नेम सर्वर है उससे मैंने क्या पूछा? उससे मैंने कहा मुझे onwire.pk का दो, तो उसने कहा भाई मैं कहां से दूं? मेरे पास तो अवेलेबल ही है रिकॉर्ड, मैं कहां से दूं? तुम स्पेसिफिक उस सर्वर के नेम सर्वर पे आ रहे हो जो एनडीएस का नेम सर्वर है, और उससे तुम पूछ रहे हो कि ऑनवायर का दो। वो थोड़ी देगा, उसके पास थोड़ी है। उसके पास तो सिर्फ एक जोन बना हुआ है जो एनडीएस का जोन है। उस जोन के अंदर सिर्फ एनडीएस के रिकॉर्ड होंगे। तुम तो स्पेसिफिक उस डीएनएस सर्वर पे चले गए। मतलब है मैं एचबीएल के एक्टिव डायरेक्टरी के ना डीएनएस में जाके अगर बैंक अल हबीब के जो है वो रिकॉर्ड देखूंगा तो मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे ना। बोला वो भी तो आपके भाई का ही है। बोला मेरे भाई का है ना भाई, मेरा तो नहीं है। तो वहां पे रिकॉर्ड नहीं मिला, वो भी नेम सर्वर ही है, लेकिन उसने बता दिया मेरे पास नहीं है। तो मैंने आपको सिर्फ ये बात बताने की कोशिश की है कि ऑथोरिटेटिव और नॉन ऑथोरिटेटिव क्यूरी के रिस्पॉन्स में आपके पास या तो रिस्पॉन्स आएगा ऑथोरिटेटिव का या रिस्पॉन्स आएगा नॉन ऑथोरिटेटिव का। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ऑथोरिटेटिव आंसर दे रहा है वो उसका डोमेन, उसका जोन होल्ड करता है, उसके पास उसका जोन है, उसके पास उसके रिसोर्स के रिकॉर्ड हैं RR, तब वो आपको ऑथोरिटेटिव आंसर दे रहा है। और जो नॉन ऑथोरिटेटिव आंसर दे रहा है इसका मतलब है कि उसके अपने पास नहीं है, वो आगे से किसी से क्यूरी करता है, फिर उससे आगे से क्यूरी करता है, फिर उससे आगे से क्यूरी करता है, और फिर उसको जो है वो ये जवाब मिलता है। जो कोई कैशे से आ रहा है जवाब, कोई कैशे से जवाब आ रहा है और किसी ऐसे सर्वर से जवाब आ रहा है जो उस जोन को होल्ड नहीं करता, उस जोन को स्टोर नहीं किया हुआ जिसने, तो आपको ये वाला आंसर मिलेगा क्यूरी के रिस्पॉन्स में। जी भाई, ये जो रिजॉल्वर फाइल है इनके बारे में मैं थोड़ा सा आगे चल के डिस्कस करूंगा। अब मैं चाह रहा हूं कि आपको कुछ थोड़ा सा डेमोस्ट्रेट कर दूं, लेकिन डेमोस्ट्रेट करने से पहले ये मैंने आपको सारे कोशिश की है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको दूं। अगर आपको इसमें किसी किस्म की भी कोई कंफ्यूजन है इस चीज के हवाले से, इन रिसोर्स रिकॉर्ड के या जो भी मैंने व्हाइट बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है, तो आप पूछ लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विसेज में डीएनएस बैकबोन है, याद रखिएगा, बैकबोन। इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विसेज में डीएनएस जो है ना बैकबोन है। नमक डाले मेरी चाय में? हाँ,
मेरे पास एक मशीन है जिस मशीन में, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था, मेरे पास एक मशीन है जिस मशीन में, ये कौन सी मशीन है जिस पे मैं काम स्टार्ट किया अभी मैंने? इस मशीन पे, ये वो मशीन है जिसका नाम है गेटवे। ये गेटवे मशीन है और इस मशीन के अंदर दो नेटवर्क कार्ड लगे होंगे। एक को मैं लैन में डाल दूंगा, एक को मैं वैन के जोन में डाल दूंगा। देखिएगा, इस मशीन में दो नेटवर्क कार्ड हैं। कौन कौन से? NMCLI डिवाइस स्टेटस। अगर आप देखेंगे तो इसमें एक है ENS33 और एक है ENS37। अगर मैं पिंग करूं ENS37 से 8.8.8.8 को, तो ये पिंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? 37, ये 37 ये वाला है, ये 37 है, ये पिंग नहीं कर रहा। अगर मैं 33 से पिंग करूंगा, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है तो सही, शुरू से लगा रखिए भाई। अगर मैं 33 से पिंग करूंगा तो ये गूगल को पिंग करेगा, जो कि इस बात का सबूत है कि मेरे पास इस वाले इंटरफेस के ऊपर, इस वाले इंटरफेस पे इंटरनेट चल रहा है ENS33 पे, और ENS37 के ऊपर इंटरनेट नहीं चल रहा। इसकी इन इंटरफेसेस के अपने IPs क्या हैं? अगर आप देखना चाहें और जो बात समझ में ना आए पूछ लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन मैं नहीं चाहता कि इसमें आपको हो। सिंपल सा काम किया है मैंने। ये बिल्कुल मेरी एक फ्रेश मशीन है, अभी अभी मैंने इसको फ्रेश मशीन के स्नैपशॉट पे रिवर्ट किया है। अगर आप देखेंगे हिस्ट्री तो इसमें कोई कमांड ऐसी आपको चलती हुई नजर नहीं आएगी कि जो मैंने, ये कमांड इसमें चल रही है। फ्रेश मशीन है। ENS33 इंटरफेस पे इंटरनेट चल रहा है, ENS33 और 7 पे इंटरनेट नहीं चल रहा, वो लैन के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, इसमें फायरवॉल का भी कोई काम मैंने नहीं किया है। जो भी करूंगा आपके सामने करूंगा। क्या? एक मशीन को फायरवॉल का काम क्या करूंगा? फायरवॉल में ये चेक करूंगा कि फायरवॉल के अंदर जो डिफॉल्ट जोन है वो कौन सा है। पब्लिक, ये डिफॉल्ट जोन है। और फायरवॉल के अंदर एक्टिव जोन कौन से हैं? पब्लिक। दोनों इंटरफेस पब्लिक जोन में, दोनों ENS33 भी और ENS37 भी। तो आप में से कोई मुझे बताएगा कि कौन सा वाला पब्लिक में होना चाहिए और कौन सा वाला पब्लिक में नहीं होना चाहिए? मैंने कहा फायरवॉल -CMD -, जोन इज इक्वल टू कौन सा? इंटरनल में डाल देता हूं, प्राइवेट तो नहीं होता ना, हमें बनाना पड़ेगा। इंटरनल जोन में ऐड करो इंटरफेस जिसका नाम है ENS37 और परमानेंट कर दो, परमानेंट। क्या कह रहा है? अब चेक कर लें। वो उसने मुझे मैसेज दिया था कि यार ये काम आप नेटवर्क मैनेजर से भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो नेटवर्क मैनेजर से भी ये काम कर लो। ऐसा नहीं हो नेटवर्क मैनेजर आपको कुछ तंग करे, तो नेटवर्क मैनेजर से करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? NMCLI कनेक्शन शो करो या कनेक्शन को मॉडिफाई करो, कर सकते हैं आप, लेकिन बहरहाल उसने कर दिया है, हमने फायरवॉल से कर लिया। ये उसने मुझे सिर्फ एक मैसेज दिया था कि ये नेटवर्क मैनेजर के कंट्रोल में है, बस उसने ये मैसेज दिया था, हमने उसको इंटरनल में कर लिया कन्वर्ट। अब एक है इंटरनल, एक है पब्लिक। ये पहला काम किया है मैंने। कैसे किया है, कमांड क्या यूज की है, ये आपके सामने बोला, इसको इंटरफेस को ऐड कर दो। फायरवॉल को रीलोड करके चेक कर लूं कि ऐसा तो नहीं कि फायरवॉल रीलोड हो या फायरवॉल रीस्टार्ट हो। ये सिर्फ चेक करने के लिए कर रहा हूं, वरना जरूरत नहीं है कि फायरवॉल रीस्टार्ट हो तो ये चेंज हो जाए, सिर्फ, या मशीन रिबूट हो तो ये चेंज हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। चेक करते हैं। मैंने कहा फायरवॉल -CMD - लिस्ट, सॉरी, गेट डिफॉल्ट जोन और गेट एक्टिव जोन। एक्टिव जोन वो हैं जो हमारे
एक इंटरफेस इंटरनल है और एक इंटरफेस पब्लिक है। ये पहला काम है जो मैंने इसमें किया है। और मेरी अगर आप हिस्ट्री देखना चाहें तो हिस्ट्री आप देख लें। मैंने जो इनको जिस जोन में डाला है, एक को पब्लिक के जोन में डाल दिया और एक को इंटरनल के जोन में डाल दिया। इसके ऊपर मैंने P लिख दिया, इसके ऊपर मैंने I लिख दिया। ये पहला काम किया है। अब दूसरा काम मुझे क्या करना है? दूसरा काम मुझे करना है कि नेटिंग इनेबल करनी है। कौन से वाले पे? कौन से वाले पे? पब्लिक पे। इस वाले पे नेटवर्किंग, सॉरी क्या कहा था मैंने? नेटिंग इनेबल करनी है। आप उसको नेटिंग इनेबल करना भी कह सकते हैं, आप उसको लिनक्स की जबान में मस्करेडिंग भी कह सकते हैं, आप उसको इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग भी कह सकते हैं। क्योंकि इंटरनेट आई इसके पास रहा है ना, वो हमने पिंग करके चेक किया था। इंटरनेट आई इसके पास रहा है। ये हमने इंटरफेस को इंटरनेट पे पिंग किया, तो जिसके पास इंटरनेट आ रहा है वही शेयर करेगा ना, उसी के पास इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग होगी। तो वो चेक करें जरा। मैं कमांड पहले आपको दिखा दूं, फायरवॉल डैश cmd डैश डैश लिस्ट ऑल डैश डैश जोन इज इक्वल टू पब्लिक। क्या उसके ऊपर मस्करेडिंग ऑन है? यहां पे लिखा हुआ है मस्करेडिंग ऑन नहीं है। जब मस्करेडिंग ऑन नहीं है तो इसका मतलब है ये इंटरनेट कनेक्शन शेयर नहीं कर रहा। मस्करेडिंग ऑन करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मैं यहां पे जाऊं और उसको बोलूं जोन पब्लिक परमानेंट एड मस्क्यूरेट। एक क्या चीज गलत लिखी है? जोन इज इक्वल टू है, जोन इज इक्वल टू पब्लिक। जब ये कमांड मैंने चला दी तो एक कमांड चलाई है मैंने। जब मैंने ये कमांड चला दी तो इसका मतलब है कि यहां पे मस्करेड इज इक्वल टू नो की जगह पे मस्करेड इज इक्वल टू यस आ जाएगा। यानी कि इस वाले इंटरफेस के ऊपर मस्करेडिंग या नेटिंग ऑन हो गई। किस कमांड से किया मैंने? ये कमांड से। ये कमांड दो तरह से इस्तेमाल हो सकती है, एक ऐसे और दूसरा रिच रूल के जरिए से। रिच रूल के जरिए से कैसे होगी भाई, वो मैं आपको पहले दिखा दूं लिस्ट ऑल करके कि क्या मस्करेडिंग इनेबल हो गई। यार ये कमांड चलाने के बाद तो हुई नहीं, कोई बताएगा क्यों नहीं हुई? अरे यार आप तो नहीं बोला करें यार। मैं तो फैसल भाई से पूछने लगा था, आपने जो है ना वो सर मेरे दिमाग में अभी तक वो सवाल जो है ना अपना सवाल। कौन सा? सर नेटवर्क मैनेजर और नेटवर्क मैनेजर समझ आएगा, वो भी साथ साथ क्लियर कर। जोन इज इक्वल टू नहीं, अभी क्या करना था? रिलोड कर लीजिए ना यार। मस्करेडिंग यस हो गई है। एक काम मुझे करना था इसके ऊपर, वो मैंने कर दिया। मस्करेडिंग यस हो गई। अब मुझे इस फायरवॉल की मशीन के ऊपर कुछ नहीं करना। अगर मैं अपनी इन मशीन्स के ऊपर जाऊंगा और इनको बोलूंगा कि मेरा गेटवे ये है, मेरा गेटवे ये है, तो इन मशीनों के ऊपर गूगल जो है वो पिंग होना चाहिए। पहले मैं इन मशीनों पे जाऊंगा, गूगल को पिंग करूंगा, नहीं होगा, गेटवे में ये वाला आईपी डाल दूंगा तो पिंग होना शुरू हो जाएगा। क्यों? कि रिक्वेस्ट गेटवे वाली रिक्वेस्ट यहाँ आएगी, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन इसने शेयर किया हुआ है, ये रिक्वेस्ट यहां से होती भी गूगल को पिंग करने चली जाएगी। यहां पे मैंने क्या काम किया है, ये हिस्ट्री में देख लें आप, ये हिस्ट्री में देख लें। पहला काम किया था फायरवॉल कमांड नंबर 13 चलाई थी कि अपने इस इंटरफेस को इस वाले जोन में डाला 13 नंबर, और बाकी कमांड चलाई कि अपने इस वाले जोन के ऊपर, पब्लिक वाले जोन के ऊपर मस्करेडिंग ऑन की। ये दो कमांड इसलिए है कि यहाँ पे मैंने इक्वल टू की जगह पे डैश लगा दिया था, गलत हो गई थी इसलिए लगाना पड़ी। तो कमांड नंबर 23 चलाई है और कमांड नंबर 13 चलाई है। ये दो कमांड्स हैं जो इस मशीन पे चलाई हैं। बाकी सब कुछ जो है वो देखने की और रिलोड करने की कमांड्स हैं। बाकी और मैंने कोई काम नहीं किया इस पे। जी इसमें कोई बात पूछने वाली है तो पूछें। देखो वैसे ही बात कह रहा हूं, इंसान जिस चीज को समझने के लिए और जिस चीज को करने के लिए बैठ जाए ना, तो वो चीज हो जाती है।
लिनक्स में ऐसे लोगों की जरूरत है। तैयब साहब ने बोला तुम्हें कोर्स का मैं तो बिल्कुल तुम्हें ईमानदारी से बताऊँ, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा दूँ तो कोर्स का 60% पढ़ा पाऊंगा तुम्हें। तुम बोलोगे 60%, तो बोलोगे नहीं सर सब तो पढ़ा दिया। जब मैं आखिरी दिन तुम्हारे सामने बुक खुलवाऊंगा तुम बोलोगे सर सारे चैप्टर पढ़ा दिए। लेकिन मुझे पता है ये बात कि मैं अगर फुल ईमानदारी से पढ़ाऊंगा फिर भी कोर्स का 60% 70% पढ़ा पाऊंगा, 30% 35% नहीं पढ़ा पाऊंगा। तुम बोलोगे सर सब कुछ तो पढ़ा दिया आपने, लेकिन ये तो मुझे मालूम है ना। तो जबकि मैं पूरी ईमानदारी से अगर पढ़ा दूं तो कितने % पढ़ा पाया? 60-70। तो लिनक्स में ऐसे लोगों की जरूरत है जो ना यार मौलवी साहब ने तो जितना बताया था भाई, बस थोड़ा सा मैं खुद भी तो देख लूं भाई कैसे बनो। ये नहीं कि सर ने जितना बता दिया वो उतना ही, आगे देखो ना भाई। अब सर तो भाई हमारे तो सर का मसला ये है कि सर बोलते हैं भाई मेरा टाइम हो गया मैं जा रहा हूँ। सर में पैसे कितने देते हो तुम लोग? सही है भाई। एक दिन तुम बैठ जाओगे ना, मतलब अरे यार सर तो बता देंगे, तुम एक दिन बैठ जाओगे ना तुम्हें नेटवर्क मैनेजर और नेटवर्क की सारे समझ में आ जाएगी। और सर तुम्हें टोपी पे टोपी करा रहे हैं, कल बताऊंगा परसों बताऊंगा, फिर आखिरी दिन होगा बोलो अच्छा तुम्हें वीडियो भेज दूंगा, तुम पूरी वीडियो देख लोगे उसमें भी फर्क पता नहीं चलेगा। अभी तुम्हें क्लास के बाद बताऊंगा, फिक्र नहीं करो। नहीं यार, ये फैसल भाई ने पैसे इसलिए थोड़ी दिए कि वो अपने घर पे बैठ के गूगल करें यार। अच्छा जी, अब आ जाएं इस मशीन पे कोई काम नहीं करना। अब आ जाएं उन 2 मशीनों के ऊपर जो लिनक्स की वर्क स्टेशन और RHEL सर्वर वाली मशीन है, उस पे आ जाते हैं। एक मशीन पे मैं गया, इस मशीन पे जाके मैंने सबसे पहले जो चीज देखी वो क्या देखी कि इसका सेटिंग, और सेटिंग में इसका जो नेटवर्क एडॉप्टर है वो क्या है, वो होस्ट ऑनली है। होस्ट ऑनली का मतलब लैन, होस्ट ऑनली है, होस्ट ऑनली का मतलब है लैन। ओके, ये इसकी कौन सी वाली पोर्ट से कम्युनिकेट करेगा? आईपी एड्रेस शो। कौन सी वाली पोर्ट से कम्युनिकेट करेगा? ENS 37 के ऊपर कौन सा एड्रेस डला है, कौन से नेटवर्क का? 65.177 ये डला हुआ है, 65.177। इसका मतलब ये है कि इस मशीन का जो गेटवे होगा वो क्या होगा? 65.177। इस मशीन का गेटवे अगर मैं ये रख दूंगा, सिर्फ गेटवे इस मशीन का ये रख दूंगा तो ये पिंग करना शुरू कर देगी, और जब तक इसका गेटवे ये नहीं होगा उस वक्त तक ये पिंग नहीं करेगी। चेक कर लेते हैं अभी इसका क्या स्टेटस है। और दूसरी को स्टार्ट कर देते हैं, वो स्टार्ट नहीं थी। ये देखो इसका क्या आईपी है अभी, आईपी एड्रेस शो क्या है भाई? आईपी एड्रेस शो 65.166 उसका आईपी है, और उसका गेटवे क्या है? आईपी राउट शो। उसका गेटवे क्या है? गेटवे नहीं है ना। गेटवे कहाँ है भाई? कहीं नजर गेटवे आ रहा है? गेटवे नहीं है ना। राउट -n ऐसे देखना तो ऐसे देख लें, कोई गेटवे है? कोई गेटवे नहीं है, कोई गेटवे नहीं है। गेटवे की जगह पे 000 लिखा हुआ है। अभी मैंने कहा पिंग करो किसे? google.com को। पिंग नहीं कर रहा, पिंग नहीं कर रहा। NMTUI में गया, एडिट किया कनेक्शन को एडिट किया। IP वर्जन 4 की कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक है, उसको मैंने शो किया। ऑटोमेटिक के अंदर में आया और मैंने कहा यार गेटवे डालने का तो ऑप्शन ही नहीं है। ऐसा करते हैं, इसको मैनुअल कर देते हैं। एक मिनट ना, मैनुअल कर देते हैं 192.168 और 65.166/24। इसको 165 कर देता हूं, दूसरे वाले को 166 कर दूंगा। 192.168 65.177 DNS सर्वर अभी नहीं डाला, चलो डाल देता हूं। 192.168 65.177 ये DNS बनाऊंगा, अभी बनाया नहीं है, कैशिंग DNS। और डोमेन का नाम क्या डाला? बोला डोमेन का नाम डाला onwire.pk। ये डाल दी इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन डाल के मैंने इसको ओके कर दिया। इसको मैंने बैक किया,
मशीन का नाम मैंने कुछ भी देना है तो दे दूं, ओके कर दिया, ओके कर दिया, क्विट कर दिया, और यहाँ पे आके सिस्टम CTL रीस्टार्ट नेटवर्क मैनेजर। ये मशीन कौन सी अभी दिखा रहा हूँ, ये मशीन ये वाली है, 65 डाला है, 65.165 उसका गेटवे क्या डाला है। अब आप चेक कर लें यहाँ से राउट -n, इसका गेटवे क्या है भाई, और cat/etc resolve.conf इसका नेम सर्वर क्या है, इसका नेम सर्वर क्या है, नेम सर्वर, इसका नेम सर्वर भी वही है और इसका जो गेटवे है वो भी वही है। जो मैंने कहा था कि मैं उसका गेटवे और DNS दोनों जो है वो सेम ये रख दूंगा, तो मैंने उसका गेटवे और DNS दोनों का ये रख दिया। जब इसका गेटवे ये सेट हो गया तो अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि उसको चाहिए कि वो गूगल को पिंग करे। कैसे करेगी, PING पिंग 8.8.8.8। पहले मैं IP से पिंग कर रहा हूं और फिर देखता हूं कि क्या होता है। ये गूगल को पिंग कर रही है IP से, मैंने कहा नाम से पिंग करो, मैसेज क्या आया, नेम और सर्विस नॉट नाउन। फैसल ने सवाल किया, सर ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये कैसे कह सकते हैं आप, ये यहां से यहां जा रही है, फिर यहां से यहां जा रही है, फिर यहां से यहां जा रही है, कोई सबूत है आपके पास, कोई सबूत है आपके पास। मैंने कहा हाँ यार, कोशिश करता हूं तुम्हें सबूत दिखा दूं। ट्रेस राउट 8.8.8.8, ट्रेस राउट 8.8.8.8। तो उसने क्या मुझे बताया, कह रहा है मैं यहां से अपने गेटवे पे गया और फिर उस गेटवे से मैं यहां से अपने गेटवे पे गया और फिर पूछा ये क्या चीज है, 192.168.40.2 क्या चीज है, वो क्या चीज है। बोला वो इसका गेटवे है। मैं अपने गेटवे पे गया, फिर यहां से चूंकि इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग ऑन है तो मैं इसके गेटवे पे गया और फिर उसके आगे जो है ना वो इसका गेटवे देखें, जिसकी बात मैं कर रहा हूं उसका गेटवे क्या वही है जिसकी जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये कौन सी मशीन है, ये गेटवे वाली मशीन है, इसका नाम है गेटवे। और इसके ऊपर अगर आप राउट -n करेंगे, सॉरी इसके ऊपर अगर आप IPRS करेंगे तो इसका गेटवे क्या है भाई। तो उसने आपको ट्रेस राउट में क्या बताया कि पहले मैं अपने गेटवे पे गया जो कि 65.177 है, फिर वहां से मैं इसके गेटवे पे गया, इस वाले इंटरफेस के गेटवे पे गया, इस नेटवर्क के ऊपर जो गेटवे लगा हुआ उस पे गया और फिर मैं उससे जो है वो आगे चला गया। ये उसने मुझे इंफॉर्मेशन दी है। अगर आप यहां पे देखें तो क्या यही इंफॉर्मेशन मिल रही है मुझे, ये देख लें आप। कह रहा पहले मैं गया 65.177 पे और फिर मैं गया 40.2 पे। 40.2 इस मशीन का जो वैन का इंटरफेस है उसका गेटवे है 40.2। अगर आप देखना चाहें तो आप यहां से देख सकते हैं। IP एड्रेस शो, इसका एड्रेस है 40.129 और इसका जो गेटवे वो क्या है 40.2। अगर मैं यहां से भी ट्रेस राउट करता हूं, अगर मैं यहां से भी ट्रेस राउट करता हूं और कहता हूं 8.8.8.8 करो तो वो मुझे, अरे यार वो ट्रेस राउट है नहीं, इंस्टॉल नहीं है, कमांड इंस्टॉल करना पड़ेगी। खैर मैं उसको और किस तरह से देख सकता हूं। क्लियर हो गई बात या कोई कंफ्यूजन है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिर्फ एक काम करना है कि मैं यहां से जब पिंग करूं google.com को तो google.com भी पिंग होना चाहिए। अभी मैंने आपको सिर्फ जो है वो क्या दिखाया है, मैंने अभी आपको ये वाला पोर्शन दिखाया है कि लिनक्स में एक मशीन के ऊपर 2 इंटरफेस लगे हुए थे, एक पे इंटरनेट था, एक पे इंटरनेट नहीं था। एक को हमने पब्लिक इंटरफेस में जोन में डाला, एक को हमने लोकल इंटरनल जोन में डाला, एक के ऊपर हमने जो पब्लिक था उसके ऊपर इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग इनेबल कर दी
बस इतना सा काम किया, 2 कमांड्स मैंने आपको दिखाई दी। फिर मैं अपनी उस मशीन पे आ गया जो मेरी लिनक्स की मशीन थी। उस मशीन पे आके मैंने गेटवे और डीएनएस डाला। जब गेटवे और डीएनएस डाला तो उस गेटवे और डीएनएस डालने की वजह से गेटवे तो चूंकि यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड था तो गेटवे ने काम किया और इस मशीन के ऊपर पिंग आना शुरू हो गया। लेकिन चूंकि डीएनएस अभी कॉन्फ़िगर्ड नहीं है तो यहाँ पे नेम से पिंग नहीं आएगा, वो मुझे अभी कॉन्फ़िगर करना है। अगर मैंने नेम से पिंग वाला काम भी कर लिया तो मैं ब्राउजर में जाके यहाँ पे वेबसाइट भी जो है वो यहाँ पे ओपन कर सकता हूँगा, नाम से पिंग कर सकता हूँगा। इंटरनेट चलाने के लिए सिर्फ 2 चीजें चाहिए होती हैं, एक चाहिए होता है डीएनएस और एक चाहिए होता है गेटवे। गेटवे मेरा ये बन चुका है, डीएनएस मुझे अभी कैशिंग कॉन्फ़िगर करना है। यहाँ तक अगर कोई भी बात ऐसी है जो आपको कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि यार इसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो आप पूछ लें। मैं आपको, ये बहुत सिंपल है, मैंने कोशिश तो की है सिंपल तरीके से बताने के लिए, लेकिन हो सकता है फिर भी मैं आपको समझा ना पाया हूँ। तो आप जो है अगर कोई बात ऐसी है तो आप पूछ लें, फिर मैं उसको बता के आगे बढ़ता हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि आपकी समझ में नहीं आया हो, सही है ना, मैंने कहा कि मैं आपको समझा नहीं पाया हूँ। जी फैसल भाई, ऐसा अपने पास बना लोगे? हाँ, ये जो एक्सिस पॉइंट होता है ना, एक्सिस पॉइंट जो लगा होता है हमारे यहाँ, ये बिल्कुल 200% यही काम कर रहा होता है। उसमें भी छोटी सी लिनक्स होती है, उसमें भी यही मस्करेडिंग ऑन होती है, उसके अंदर भी कैशिंग डीएनएस कॉन्फ़िगर्ड होता है, वो ये दोनों काम कर रहा होता है। लेकिन उसके साथ उसमें एडिशनल एक मैनेज करने के लिए वो भी होता है, क्या कहते हैं उससे यार, पेज भी होता है मैनेज करने के लिए। उसमें आप यूजर नेम एडमिन से लॉगिन भी करते हो और फिर उसमें और भी चीजें होती हैं। लेकिन ये 2 चीजें उसके अंदर चल रही होती हैं, एक कैशिंग डीएनएस और एक ये मस्करेडिंग, वो ये दोनों काम कर रहा होता है। और 90% उनके अंदर लिनक्स होती है और 10% उनके अंदर फ्री बीएसडी होती है, फ्री बीएसडी बेस्ड होते हैं। 90% लिनक्स बेस्ड होते हैं, 10% फ्री बीएसडी बेस्ड होते हैं। किसी का भी उठा लें आप। इन्होंने एक सवाल किया, इसका जवाब कोई देगा? इंटरफेस बनाया है ना, सिंगल इंटरफेस के ऊपर भी डुअल कनेक्शन बना के उसको बनता है। डुअल कनेक्शन सिंगल इंटरफेस रिक्वेस्ट कहाँ से है, इंटरफेस तो अलग हो, कनेक्शन डुअल कनेक्शन तो सॉफ्ट कनेक्शन है ना, एक वक्त में एक कनेक्शन पे नहीं होगा इंटरफेस। ये एक मशीन है मेरी, इसके ऊपर ना, जो पहली वाली मशीन है उसके ऊपर ना 8.8.8 हो रहा है और ना ही गूगल के ऊपर वो जा रहा है, कह रहा है नेम और सर्विस नॉट नाउन, और ना ये काम कर रहा है। इस पे मैं क्या करूं तो ये करना शुरू कर देगा। NMTUI करके जाऊं, एडिट अ कनेक्शन, एडिट करूं, यहाँ पे जाके शो करूं, शो करके मैनुअल करूं, ऐड करूं 192.168.65.166/24 और गेटवे डाल दूं 192.168.65. शाह फैसल क्या गेटवे डालूं भाई? 177. जबरदस्त भाई, आज तो भाई 192.168.65.177 और डोमेन का नाम मैंने डाल दिया ऐसे ही onwire.pk, सही है। और मैं यहाँ पे आ गया और मैंने इसको ओके कर दिया, इसको मैंने बैक किया, मशीन का नाम, ये नाम हटा दूं यहाँ से, ऑनवायर में बैठा हूँ तो ऑनवायर का नाम होना चाहिए वरना सर को बुरा लग जाएगा। ओके, क्विट, सिस्टम CTL रीस्टार्ट नेटवर्क मैनेजर और सिस्टम CTL रीस्टार्ट नेटवर्क। देख लें, ये चेंजिंग की है, सिर्फ गेटवे डाला है और अब मैं पिंग करने जा रहा हूं दोबारा गूगल को। वो तो पिंग नहीं होगा, 8.8.8 ट्राई कर लेते हैं। 8.8.8 को पिंग किया, उसने बोला यस पिंग हो रहा है। मैंने ट्रेस राउट किया कि कहां से पिंग हो रहा है, ये 8.8.8 तक मैं कैसे पहुंच रहा हूं। तो उसने कहा पहले तुम 65.177 पे गए जो तुम्हारा गेटवे,
और फिर 65.177 ने तुम्हें 192.168.40.2 पे पहुंचा दिया। उसके बाद फिर आगे का जो है ना वो तुम्हें हम दिखाना पसंद नहीं करेंगे। ये तुम्हारे एंड का जो था दिखा दिया, बाकी जरूरत नहीं है कि तुम उसको देखो। और अगर मैं यही काम करूं, कौन सा वाला, अगर मैं यही काम इसके साथ करूं google.com के साथ, तो जाहिर है ये नेम रिजॉल्व कर ही नहीं कर पाएगा, तो मुझे एरर दे देगा। अब मुझे नेम रिजॉल्व करने के लिए सेटिंग करनी है, तो वो सेटिंग मैं किस तरह से करूंगा, मुझे अपने गेटवे मशीन के ऊपर एक कैशिंग डीएनएस जिसमें लिनक्स का नाम है अनबाउंड और आपकी लैब में भी है, वो मुझे कॉन्फ़िगर करना है। बहुत ही सिंपल है, तो मैं उसको कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले अगर किसी को कोई बात पूछनी तो पूछ सकता है। इन्होंने एक सवाल किया था, इन्होंने कहा क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक ही मशीन लें और उसके ऊपर ही इंटरनेट आए भी और उसी से इंटरनेट, ये लैन के क्लाइंट भी इससे लें और वैन के क्लाइंट भी इससे लें, क्या ये पॉसिबल नहीं है? एक ही मशीन और इंटरनेट इधर से आ रहा हो, लैन के क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहे हो और इंटरनेट उनको मिल भी रहा हो और ये भी इस तरह चल रहा हो, क्या ये पॉसिबल नहीं है? जी हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा भाई एक टांग में भी तो बंदा जिंदा रहता है ना, एक टांग में भी चीजें चल जाती है ना या नहीं चलती? एक टांग वाले भी चलते हैं ना, ये नहीं चलते? लेकिन वन वे हो जाएगा सर, रिवर्स प्रॉक्सी फिर हर ट्रैफिक को फिर सर वन वे हो जाएगा। स्विच पे जैसे ब्रॉडकास्ट हो गया, देखिए मैं दोबारा वही बात कर रहा हूँ, जिस तरह एक टांग वाला आदमी जिंदा रह सकता है, इस तरह ये भी चल सकता है। लेकिन अल्लाह से दुआ यही करनी चाहिए कि अल्लाह मियां दोनों टांगे सबकी सलामत रखे भाई, सही है। हमें पता है हम रह सकते हैं तो, लेकिन ये कोई है ना कोई बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। चलाने को आप चला सकते हैं। मुझे अभी इनकी बात से याद आ गया कि मेरा एक बड़े अच्छे जानने वाले हैं, वो एक अच्छी जगह पे जॉब करते हैं। उन्होंने कहा हमें जो है वो अपने सिस्टम के अंदर हमें एक प्रॉक्सी सर्वर लगाना है, लेकिन मेरे पास इंटरफेस एक ही है, दो नहीं है, तो क्या करूं? हो सकता है या नहीं हो सकता? तो मैंने उनको सबसे पहले तो जवाब दिया, मैंने कहा भाई सब कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा करना क्यों? बोला हमारे बॉस ने कहा है, मैं क्यों 2 नेटवर्क कार्ड इसमें लगाऊं? तो मैंने बोला यार बॉस को बोलो कि एक 1 GB का नेटवर्क कार्ड क्या महंगा आता है क्या? 600-700 रुपए का नेटवर्क कार्ड आता है यार, हैं? नहीं बात तो होता है, सीनियर लोग होते हैं उनको नहीं पता होता, वो तो चाहते हैं कि भाई जो है चीजें चल जाएं, तो आप उनको समझा दें। इसका नुकसान ये होता है कि हम लोग कोई कर चुके हैं, इसका नुकसान ये होता है कि जो दूसरा क्लाइंट आपके सर्वर बना के बड़ा खुशी से बैठे हैं, लेकिन कोई भी आदमी पब्लिक आईपी डालता है और ट्विटर में मिल जाता है उससे, क्योंकि आपका जो है स्विच पे भी वो पब्लिक वो वाला इंटरफेस आया हुआ होता है और ये भी सब एक ही उस पे लगे हुए होते हैं, तो वो पब्लिक को सही है, समझ में आ गई बात? अब तो ऐसी बात नहीं करोगे? तो इसलिए जो है ये वाला काम है ना एकदम इनको आइसोलेट ही रखना होता है इंटरनेट। हाँ जो है ना बहुत चीजा होता है, आप भी नहीं करते क्लाइंट, हाँ क्लाइंट होता है भाई, अपने उस पे जो है ना आपको क्लाइंट को कंट्रोल करना होता है। डिवाइसेस लगा के क्लाइंट की मिन्नत करते रहो कि तुम वहां नहीं जाना, उस वाली साइट में नहीं जाना, वो कभी भी नहीं मानेगा। जैसे उसको मौका मिलेगा उधर ही जाएगा। बोलो मैं क्या करूं यार, फारिग बैठा हूं, काम ही नहीं है। जी बोले सर, ये जो आपने लिनक्स 1 और लिनक्स 2 बनाई, हाँ, और ये जो मैंने गेटवे बनाया, हाँ, मैं इसमें डीएनएस ना भी कॉन्फ़िगर करूं तो मैं बाहर जा सकता हूं ना? बाहर तो जा रहा हूं मैं, ये देखो बाहर तो मैं जा रहा हूं, लेकिन नाम से नहीं जा सकता ना। नहीं, अगर मैं मैनुअली इसके लैन कार्ड के ऊपर वहीं ये डीएनएस यही वाला डाल देता। कौन सा वाला? 8.8.8 वहाँ पे। देखो इसने एक बहुत अच्छी बात की है, इसने कहा सर मैं अगर यहाँ जाऊँ NMTY पे और एडिट करूँ, कनेक्शन पे और एडिट करूँ, और मैं यहाँ जाके DNS सर्वर जो है वो ये वाला डाल दूँ, कौन सा वाला 8.8.8.8 डाल दूँ और बस मेरा काम तो हो गया, तो क्या चलेगा नहीं? तो मैंने कहा अभी चलाते हैं, तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? मैंने बैक कर दिया और इसको क्विट कर दिया यहाँ से, और सर्विस नेटवर्क की जो है वो क्या की, रीस्टार्ट कर दी। और वहां से क्या किया भाई, वहां से पिंग किसको किया? गूगल को बोला पिंग करो भाई गूगल को, तो गूगल पिंग होना शुरू हो गया।
लेकिन मैं क्या चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि मैं अपना क्या करूं, मैं अपना कैशिंग डीएनएस बनाऊं। एनएस लुकअप भी होना शुरू हो गया। कहां से हो रहा है? गूगल से हो रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूं मैं अपना कैशिंग डीएनएस बनाऊं। क्यों बनाऊं? उसके रीजन क्या हैं? 2-3 रीजन उसके हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये है कि मेरा एक कस्टमर है, सॉरी मेरा एक क्लाइंट है जिसने गूगल को क्यूरी की एक दफा, क्यूरी की, ये क्यूरी यहां से निकली, यहां से होते हुए गूगल के पास गई और रिजॉल्व होकर यहां पे आ गई। अब मेरे हैं एक क्लाइंट नहीं है, मेरे 100 क्लाइंट हैं। यहाँ पे 100 लोकल एरिया नेटवर्क के सिस्टम रखे हुए हैं। अगर 100, गूगल तो हर कोई करता है, गूगल तो हर कोई करता है ना भाई, कोई ऐसा नहीं है जो बोले मैं तो गूगल करता ही नहीं हूं। तो 100 मरतबा गूगल की रिक्वेस्ट बाहर जाएगी, 100 मरतबा। हम उससे बेहतर ये नहीं है कि हम अपने पास जो है वो कैशिंग डीएनएस बना लें। जितनी भी वेबसाइट खोली जाएंगी एक दिन में, एवरेज अगर एक आदमी 20 दफा वेबसाइट खोलता है तो 100 को मल्टीप्लाई कर लें 220 से। अगर एक आदमी दिन में 20 वेबसाइट्स ओपन करता है डिफरेंट, चलो छोड़ दो 20, 10 कर लो, 10 तो करता ही होगा ना, तो 100 को मल्टीप्लाई कर लो 10 से, कितनी रिक्वेस्ट बाहर जाएंगी? 1000 रिक्वेस्ट जो है वो डीएनएस की क्यूरी वाली बाहर जाएंगी और बाहर से वापस आएंगी। तो हम अगर यहाँ पे अपने पास डीएनएस सर्वर कैशिंग डीएनएस सर्वर लगा लेंगे, आईएसपी अगर अपने पास कैशिंग डीएनएस सर्वर लगा लेगी तो क्या होगा? वो जो आईएसपी के पास से 50,000 क्यूरीज बाहर जा रही हैं डीएनएस की क्यूरी करने के लिए, वो 50,000 नहीं होंगी, वो कितनी होंगी? वो 500 होंगी। फर्स्ट टाइम गया, एक दफा गया गूगल से क्यूरी करके ले आया, फेसबुक की क्यूरी करके ले आया अपने पास, और अपने पास अपनी कैशे में रख लिया। जब कस्टमर ने रिक्वेस्ट की, जब यूजर ने रिक्वेस्ट की, तो उसको वहीं से एंटरटेन कर दिया। ये आसान है ना? जोन की वजह से भी तो फिल्टर लग सकता है। लाइक किसी वेबसाइट को करना है हमने कैशे, किसी को बाईपास करना है, कोई एक वेबसाइट है जो कि हमने करनी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी नहीं। ऐसा नहीं लगता, समझ में बताना नहीं चाहता। अबे सवाल क्यों कर रहे हो यार? अजीब, मैंने नहीं देखा ना इसका क्या है। लिनक्स पे सवाल कर रहा है और कैसा कर रहा है, ये भी अजीब आदमी है यार। मैं चाहता हूं इसके ऊपर कैशिंग डीएनएस करूं। कैशिंग डीएनएस करने के लिए मुझे क्या करना है? सिंपल सा काम है जो मुझे करना है। लेकिन उससे पहले मैं यहां चला गया और मैंने अपनी सीडी ड्राइव को माउंट किया। सीडी ड्राइव माउंट हो गई, VI करके etc yum.repos.d में गया और वहां पे देखा कोई रेपोजिटरी बनी हुई है, नहीं बनी हुई। चूंकि मैं चाहता हूं कि यम से इंस्टॉल कर लूं, इसलिए रेपोजिटरी बना ली मैंने। आपको पता है फ्रेश मशीन है, इसलिए उसमें रेपोजिटरी बनी हुई नहीं थी, तो मैंने फ्रेश के लिए रेपोजिटरी बना ली। यम सबसे पहली चीज, अगर आपको कैशिंग डीएनएस इंस्टॉल करना है तो सबसे पहली चीज आप करेंगे यम इंस्टॉल अनबाउंड। लिनक्स में कैशिंग डीएनएस सर्वर का पैकेज है, ये पहला काम है जो मैंने किया है, यम इंस्टॉल अनबाउंड। अगर अनबाउंड मेरे सिस्टम में, मेरी इस डीवीडी में होगा तो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके साथ उसकी कुछ लाइब्रेरीज भी इंस्टॉल हो रही हैं, तो मैंने उसे Y प्रेस करना है ताकि वो इंस्टॉल हो जाए। ये पहला काम है, ये पहली कमांड है जो इसको इंस्टॉल करने के लिए मैंने चलाई है। Y प्रेस किया, उसने इसको इंस्टॉल कर दिया। अब दूसरी चीज, जब ये इंस्टॉल हो गया तो आपको मालूम है किसी भी इंस्टॉल्ड पैकेज की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को देखने की ये कमांड होती है, ये कमांड होती है। उसने मुझे ये बताया कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद यही इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको मैंने सीपी कर लिया, कॉपी बना ली उसकी, ताकि अगर मैं किसी किस्म की कोई मॉडिफिकेशन करूं तो वो मॉडिफिकेशन मैं डिफरेंस लेके देख सकूं।
ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं और दोबारा बता रहा हूं कि अनबाउंड जो है वो लिनक्स में सिर्फ डीएनएस का काम नहीं करता, कैशिंग डीएनएस का काम नहीं करता, बल्कि ये डीएचसीपी का भी काम करता है। डीएनएस और डीएचसीपी दोनों का काम करता है और ये वर्चुअलाइजेशन के तकरीबन सॉल्यूशंस के अंदर बैकएंड के ऊपर यही चल रहा होता है। अगर आप VMware के ESXi के अंदर भी जा सकें, अंदर जा सकेंगे मतलब समझ रहे हैं ना, अंदर जा सकें तो अभी आपको वहां पे ये मिल जाएगा। हाइपर-वी का मुझे पता नहीं, दोनों का काम करता है। कैसे आप देख लेना भाई, RPM -QI अनबाउंड। अनबाउंड तुम क्या करते हो वो खुद बता देगा मैं क्या करता हूं। बोला मैं ये काम करता हूं। अरे यार क्या हो गया, आप लोग भी मेरी बोल ही नहीं रहे कि भाई सर क्या हो गया, आपने सामने लिखा हुआ है फिर आप ऐसी गलत बात बता रहे हैं हमें। ये भी उससे कंफर्म कर रहा है, देख नहीं रहा, बोला अभी तो लिखा हुआ है। भाई ये कैशिंग डीएनएस सर्वर है, ये उससे पूछ रहा है यार ये दोनों का काम करता है। यार तुझे पता होना चाहिए भाई। देखो सुन है बिल्कुल। अबे भाई ये होता है मौलवी साहब की बातों के ऊपर पूरा एकदम जो है ना वो। भाई बोलो मौलवी साहब, डीएनएस मस्करेट जो है वो ये काम करता है। अनबाउंड का काम क्या है, RPM -QI अनबाउंड, इसका काम तो है ये तो सिर्फ और सिर्फ कैशिंग डीएनएस है, कैशिंग डीएनएस रिजॉल्वर है। बस इसके अंदर एक चीज आ गई जो पहले वाले कैशिंग नेम सर्वर में, पहले का नाम था कैशिंग नेम सर्वर। RHEL 5 में जाओगे 6 में जाओगे तो वहां पे होता था पैकेज कैशिंग नेम सर्वर। उसमें और इसमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि ये सिक्योरिटी करता है। ये अपने पास जो चीज कैशे करेगा ना उसका पूरा, समझना जरा बात को, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जो अपने पास कैशे करेगा ना उसका पूरा रिकॉर्ड रखेगा, खानदानी रिकॉर्ड, कि जिस रिकॉर्ड को मैं आपको दिखाता हूं उसकी पूरी कीज, सिक्योरिटी की कीज अपने पास रखेगा। ऐसे अगर कोई बगैर सिक्योरिटी की कीज के आएगा कि मुझे कैश कर लो तो उसको किक आउट कर देगा, बोले जाओ यहां से। मेरा काम है, मेरा काम ही ये है, मेरा काम ही ये है। अगर कोई आईएसपी के कैशिंग डीएनएस सर्वर को कंप्रोमाइज कर ले, अगर उसके अंदर रिकॉर्ड चेंज कर दे, आईएसपी के फेसबुक की जगह पे फेसबुक का दूसरा आईपी डाल दे और उसमें डमी पेज हो, तो क्या होगा? बात समझ रहे हैं? मैंने क्यूरी की, मुझे फेसबुक चाहिए, मेरी आईएसपी की चूंकि डीएनएस की स्पूफिंग हुई हुई थी, खराब था डीएनएस, रिकॉर्ड चेंज हुए थे, तो उसने ओरिजिनल फेसबुक के पेज पे पहुंचाने के बजाय मुझे डमी फेसबुक के पेज पे पहुंचा दिया। उसी तरह का कलर था, क्यों पहुंचा दिया? कि वहां पे वो खराब था। जैसे वो मेरे पास आया, मैंने कहा अच्छा फेसबुक ने पेज थोड़ा चेंज कर लिया, चेंज लग रहा है। मैंने अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया, मैंने अपने बैंक के अकाउंट की इंफॉर्मेशन डाल दी, तो वो क्यों हुआ? उसकी वजह से हुआ। तो अनबॉन्ड ये मेक श्योर करता है कि जो रिकॉर्ड उसके पास हो वो सिक्योर रिकॉर्ड हो, वो ऐसे हर किसी रिकॉर्ड को जो है अपने पास नहीं रखता। यही वजह है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी बड़ी 2-3 आईएसपी जो हैं वो इसके ऊपर शिफ्ट हो चुकी हैं, वो लोग अनबाउंड चला रहे हैं। अच्छा खैर, मैंने उसकी कॉपी बना ली थी। अब जरा देखो उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ। vi etc unbound.conf, ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल की कॉपी मैंने बनाई थी। मैं उसमें चला गया, इससे पहले शायद आप लोग थे नहीं तो मैंने ये इंस्टॉल किया था, ये पहला काम किया था, उसकी कॉपी बनाई थी। अब तीसरा काम करने जा रहा हूँ, क्या? vi करके उसको ओपन कर रहा हूँ और उसमें 3-4 चीजें हैं जो मुझे मेंशन करनी है। सबसे पहली चीज इंटरफेस, किस इंटरफेस पे वो लिसन करेगा, किस इंटरफेस पे लिसन करेगा, तो मुझे यहां पर इंटरफेस बताना है। एक वाली लाइन को मैंने YY से कॉपी किया, P से पेस्ट किया, उसका ये हटा दिया और 192.168.65.177 ये डीएनएस किस, ये नेम सर्वर किस वाले इंटरफेस पे लिसन करेगा? जैसे मेरे पास 2 इंटरफेस हैं, क्यूरी यहां से भी आ सकती है, क्यूरी यहां से भी आ सकती है, तो मैंने बोला कि ये इसके साथ बाइंड है, ये इस वाले इंटरफेस पे लिसन करेगा, 65.177 वाले इंटरफेस पे। ये पहली बात है जो मैंने उसको बताई है।
दूसरी बात यहां देखें, अलाउ किसको अलाउ करेगा? एक्सेस कंट्रोल है बेसिकली, किसको अलाउ करेगा? तो मैं उसको यहां बता रहा हूं तुमने किसको अलाउ करना है। वाई वाई पी से पेस्ट, एक्सेस कंट्रोल किस नेटवर्क को अलाउ करना है? कौन सा नेटवर्क है जो तुमसे क्यूरी कर सकता है? 192.168.65.0/24 ये वो नेटवर्क है जिसको मैं अलाउ कर रहा हूं, ये नेटवर्क क्यूरी कर सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। ये वाला नेटवर्क, यहां का नेटवर्क ये क्यूरी कर सकता है और कोई नेटवर्क क्यूरी नहीं कर सकता। आईएसपी सिर्फ अपने जो नेटवर्क्स हैं उन नेटवर्क्स को यहाँ पे बताती है कि कौन से नेटवर्क क्यूरी कर सकते हैं। अगर आपके पास साइबर नेट का कनेक्शन है और आप मल्टी नेट के डीएनएस सर्वर से क्यूरी करोगे तो वो आपकी क्यूरी को रिफ्यूज कर देगा। अगर आपके पास सारे साइबर मल्टी नेट का कनेक्शन है और आप साइबर की रिक्वेस्ट करोगे रिजेक्ट कर देगा। मल्टी नेट का कनेक्शन है, नेशनल टेलीकॉम से रिक्वेस्ट करोगे रिजेक्ट कर देगा। मल्टी नेट का कनेक्शन है, नया टेल से रिक्वेस्ट करोगे रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर देगा। लेकिन अगर मल्टी नेट का कनेक्शन है और ट्रांसपोर्ट से करोगे तो जाने देगा। मल्टी नेट का कनेक्शन है, पीटीसीएल से करोगे तो जाने देगा। क्यों? उनके पास ये सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं है। ये कोई सिस्टम नहीं है, ये सिर्फ एक पैकेज है। तीसरी चीज, यहां पर एक जगह पे एक वर्ड लिखा हुआ होता है फॉरवर्डर, फॉरवर्ड। किस तरह की क्यूरीज को फॉरवर्ड करवाना है, किस तरह की क्यूरीज को फॉरवर्ड कराना है? मैंने ये 3 लाइनें यहां से 3 YY की और P से पेस्ट कर ली। 3 लाइनों को 3 प्लस करके YY करूंगा तो ये 3 लाइनों को जो है वो क्या करता है, कॉपी कर लेता है और वो 3 लाइनें फिर उसने पेस्ट कर दी। अब मैं उसमें क्या कर रहा हूं जरा देखिएगा, कौन सी रिक्वेस्ट आए तो उसको फॉरवर्ड करना है, किस तरह की रिक्वेस्ट आए तो उसको फॉरवर्ड करना है, ये मैंने उसको बताना है। तो उसमें मैंने उसको बताया कि आपने हर वो रिक्वेस्ट, कौन सी, जरूरी नहीं है कि मैं इसमें इन्वर्टेड कॉमा लगाऊं, अगर मैं सिर्फ ये भी कह दूंगा तो काम हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, इस डॉट का क्या मतलब है? इस डॉट का मतलब ये है कि आपके पास .com की रिक्वेस्ट आती है, .net की, .org की, .pk की, .ae की, किसी भी तरह की रिक्वेस्ट आती है, आपने उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करना है। कहां पे, कहां फॉरवर्ड करना है, किससे फॉरवर्डिंग करवानी है? तो मैंने यहां पे बोल दिया उसे कि आपने फॉरवर्ड करना है। उसका एड्रेस मैं आपको बता रहा हूं, उसका एड्रेस क्या है। अगर होस्ट है, किसी का होस्ट नेम देना है तो वो बता सकते हैं, वरना आपने कह दिया भाई तुमने रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करना है गूगल को। जो भी मैं तुमसे क्यूरी करूं तुम वो गूगल से क्यूरी जो है वो रिजॉल्व करवा के मेरे क्लाइंट को दे देना। ये तीसरा काम है जो मैंने इसमें किया है, यानी कि इसको बता रहा हूं कि तुम्हारे पास मेरे यूजर्स हैं, मेरे सिस्टम्स हैं जो तुमसे क्यूरी करेंगे। जब तुमसे क्यूरी करें तो इस वाले इंटरफेस से क्यूरी आएगी, तुम उनको एंटरटेन करना, और उनका जो नेटवर्क होगा वो 65 का नेटवर्क होगा, तुम उनको एंटरटेन करना। और जब वो क्यूरी करें तो तुम कहां से पूछना, तुम गूगल से पूछ लेना और गूगल से पूछ के इनको बता देना। ये मैंने 3 बातें इसके अंदर जो है वो मेंशन की हैं कि ये 3 काम तुमने करने हैं। सर फॉरवर्डर के अंदर हम वो डॉट जो रूट है, रूट सर्वर जो दिल चाहे डाल दो, जिसका दिल चाहे डाल दो। फॉरवर्डर में किसी भी डीएनएस का एड्रेस डाल दो, जिससे आप समझते हो कि मैं क्यूरी करूंगा तो रिजॉल्व हो जाएगी, वो आप डाल दो। इन्होंने कहा कि इस फॉरवर्ड की जगह हम डायरेक्ट ये अब्बू का नाम क्यों नहीं डाल दें, जो डॉट सर्वर है इनका नाम क्यों नहीं डाल दें? तो डाल सकते हैं, कोई वो थोड़ी है, कोई मना थोड़ी है, वो है इसलिए कि सर्व करें। लेकिन आमतौर पे हम जो है वो पब्लिक डीएनएस सर्वर्स डालते हैं। पब्लिक डीएनएस सर्वर्स क्या होते हैं? जैसे 8.8.8.8 है, 1.1.1.1 है, या अपनी आईएसपी का डीएनएस डाल देते हैं। यहाँ पे मेरी आईएसपी का जो भी डीएनएस होगा मैं वो डाल दूंगा, अगर मैं 8.8. डालना नहीं चाहता तो। फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होती होगी, रूट सर्वर्स
कितनी फ्रीक्वेंटली अपडेट करते हैं? उसका इससे कोई लिंक है? सर जैसे हम कोई चेंज कर रहे हैं, मिनट्स का पता है तो ये आप बात करना, अभी इसकी बात करते हैं। इसकी अभी बात करते हैं। इन्होंने बात बहुत ज़बरदस्त की है, मुझे इससे एक चीज़ ऐसी जहन में आई है, अभी मैं बात करता हूँ अपडेट वाली। ये काम मैंने कर दिया, और काम करने के बाद इसमें एक चीज़ और थी जो हमें वैसे कुछ नहीं करना, लेकिन जो मेरा अपना जो है, मैं इससे बाहर आ गया और मैं इसमें आया। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ था डोमेन इनसिक्योर का, जो आमतौर पे हमारा अपना लोकल वो होता है ना, लोकल डोमेन, हम उसको क्या करते हैं, जैसे मैंने अपनी मशीन के ऊपर लोकल डोमेन रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, ऑनवायर डॉट, तो हम अपने लोकल डोमेन को ना इस सिक्योरिटी से एग्जेम्प्ट करा देते हैं। इग्नोर चेन ऑफ ट्रस्ट, डोमेन इज ट्रीटेड एज इनसिक्योर। तो मैंने अपना लोकल जो था वो मैंने उससे एग्जेम्प्ट करा दिया। मैंने कहा भाई मेरे डोमेन का रिकॉर्ड जो है ना सिक्योरिटी के चक्कर में नहीं पड़ना, ये तो मेरा लोकल है मशीन का, इसलिए मैंने उसको यहाँ से एग्जेम्प्ट करा दिया। अब अगर आपको मैं WQ से डिफरेंस लेके दिखाऊंगा कि मैंने जो चेंजिंग की है इसमें, वो चेंजिंग क्या डिफरेंस है, कौन सी लाइन में क्या चेंज किया है। अगर आप इसका ले लो इमेज, एक इंटरफेस की लाइन डाली है, एक एक्सेस कंट्रोल की लाइन डाली है, एक डोमेन इनसिक्योर डाला है और एक फॉरवर्ड जोन डाला है। ये डालने के बाद बस अब मुझे इसकी सर्विस चलानी है, और सर्विस चला के मेरा काम हो जाएगा। रीस्टार्ट भी कर दिया और इनेबल भी कर दिया ताकि बूट टाइम में इनेबल हो जाए। और आप चेक कर सकते हैं सिस्टम CTL स्टेटस, अनबाउंड का क्या स्टेटस है। अब अनबाउंड का स्टेटस ये आ गया। अब मेरे यूजर जो यहाँ वाले यूजर हैं, जब DNS की पिंग करेंगे नाम से, गूगल का DNS हम हटा देंगे, जब वो नाम से पिंग करेंगे तो वो इस DNS को यूज करते हुए पिंग कर रहे होंगे। इतना सा काम है 4 लाइनों का जो हमने इसमें करना था, और वो हमने कर दिया। हिस्ट्री दिखा दो। हाँ मैं ब्रेक दे रहा हूँ। एक चीज़ सिर्फ चेक करा दूँ, मैं हिस्ट्री दोबारा खोलूँगा। मैं सिर्फ एक चीज़ चेक करा दूँ कि मैं अपनी मशीन पे गया, जिस मशीन पे मैंने NMCLI करके उसको गेटवे डाला था, DNS डाला था, ये वाला, इसको मैंने कहा चेंज कर दो 192.168.65.177 कर दो, और उसको मैंने ओके कर दिया। अगर मैं बैक कर दूंगा, क्विट कर दूंगा, सर्विस जो है वो रीस्टार्ट कर दूंगा, और अब मैं दोबारा से अगर पिंग करूंगा, NS लुकअप करूंगा, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं, पहले NS लुकअप किया था तो सर्वर मेरा ये था, उसने नेम रिजॉल्व कर दिया था। अब मैं NS लुकअप कर रहा हूं तो मेरा सर्वर कौन सा है और क्या उसने रिजॉल्व किया है। अगर वो नहीं करता है तो मुझे फैसल भाई बताएंगे कि क्यों नहीं कर रहा। ये मेक श्योर कर लूं कि यहां पे चल रहा है या नहीं चल रहा। कैसे चेक करते हैं भाई, नेट स्टेट, अच्छा SS-LT क्या चल रहा है, उसने बोला हाँ चल तो रहा है भाई, डोमेन वाला चल तो रहा है, पोर्ट 53 होगी उसकी, चल तो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं चल रहा, यहाँ पे ऐसा क्यों आ रहा है, उसका क्या रीजन हो सकता है। क्या इसका resolve.conf इसकी वही है, उसमें वही एड्रेस लिखा हुआ है, क्या वो पिंग कर रहा है 192.168.65.177, यस पिंग भी कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं हो रहा भाई, क्या वजह हो सकती है ये जी। सिस्टम, हाँ इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया। इन्होंने कहा तैयब साहब आपने फायरवॉल -cmd -लिस्ट ऑल -जोन = इंटरनल, इसमें क्या सर्विस ऐड हुई है DNS की।
कहीं सर्विस डीएनएस की ऐड हुई हुई है? नहीं हुई हुई। मैंने कहा फायरवॉल के अंदर -cmd डैश परमानेंट कर दो, डैश जोन इज इक्वल टू इंटरनल कर दो और ऐड कर दो सर्विस। कौन सी सर्विस? डीएनएस की सर्विस ऐड कर दो। जब आप डीएनएस की सर्विस ऐड करने के बाद अपनी मशीन के ऊपर जोन फायरवॉल को रीलोड कराओगे तो आपके पास यहाँ पे डीएनएस की सर्विस जो है वो आ जाएगी। और जब डीएनएस की सर्विस आ जाएगी, ये आ गई डीएनएस की सर्विस। और ये बात याद रखिएगा, डीएनएस की सर्विस में आपकी 2 पोर्ट्स ओपन होती हैं। कौन कौन सी? सॉरी, 2 पोर्ट्स नहीं, आपकी एक पोर्ट ओपन होती है। और वो पोर्ट कौन से प्रोटोकॉल पे ओपन होती है वो मैं आपको यहां दिखा दूं। ये देख लें, डीएनएस टीसीपी की 53 और यूडीपी की 53 दोनों उस पे ऑन हो गई हैं। अब फायरवॉल में जब पोर्ट ऑन हो गई तो जब मैं यहां जाऊंगा और मैं यहां पे जाके उससे कहूंगा, क्या कहूंगा? nslookup google.com, तो अब वो मुझे google.com का रिजल्ट दे रहा है। सिर्फ फायरवॉल में पोर्ट का इश्यू था। जैसे ही हमने पोर्ट ऑन की उसने ये काम करना शुरू कर दिया। अब अगर मैं इसमें ब्राउजर से इंटरनेट चलाने की कोशिश करूंगा तो मुझे 100% इंटरनेट चलता हुआ मिलेगा। कौन से ब्राउजर में कर रहा हूं मैं? ये लिनक्स की मशीन है जो कि वर्क स्टेशन है, जो कि उस वाले पोर्शन में है, 65 के नेटवर्क पर है। उसके अंदर अगर मैं यहाँ जाके लिखूंगा कि मुझे इंटरनेट चाहिए, वैसे तो चल रही है रेडिट की साइट, लेकिन फिर भी मैंने कहा हम लोग तो गूगल से इंटरनेट को चेक करते हैं ना, तो मैंने कहा google.com करो। ये इंटरनेट मेरे पास चल रहा है। ये इंटरनेट कैसे चल रहा है? ये इंटरनेट मेरे पास कैसे चल रहा है? ये इंटरनेट मेरे पास ऐसे चल रहा है कि अगर मैं यहाँ से ट्रेस राउट करना चाहूँ google.com को, तो अब आपको google.com ट्रेस राउट करके वो दे देगा कि पहले रिक्वेस्ट कहाँ गई, फिर रिक्वेस्ट कहाँ गई और फिर उसके बाद वो कैसे पहुँचा, वो आपको डिटेल यहाँ से मिल जाती है। इसमें कोई भी बात ऐसी है कि जो पूछने वाली है तो आप पूछें। मैंने कोशिश की कि मैं आपको एक पार्ट बता दूं अपने चैप्टर का, और एक जो मैंने फायरवॉल का बैकएंड पे छोड़ दिया था वो भी मैं बता दूं। अब आपके पास 10 मिनट का ब्रेक है, पहले आप इसकी लैब कीजिएगा, उसके बाद फिर अगली बात करेंगे।